रोल ऑफ गोल्ड इन इंडिया टू मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और टू मेंटेन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से समझना। अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को तो आप अच्छे से जानते हो। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करना, कहीं ना कहीं कोई सामान अपने ही देश से दूसरे देश में पहुंचाना, बेचना, ये काम एक्सपोर्ट का होता है, यानी कि हम निर्यात कर रहे हैं। एक अवस्था ये भी आती है कि जब देश में कोई भी सामान विदेश से मंगाया जाता है तो उसको इंपोर्ट करना कहते हैं, कहीं ना कहीं उसको आयात बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आयात। तो आप इस चीज़ को समझना कि यहाँ पे गोल्ड का क्या रोल है। तो गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर गोल्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इंटरनेशनल करेंसी, या बोल सकते हो जिस देश से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रावधान जारी रखना चाहते हैं तो उस देश की कहीं ना कहीं करेंसी आपके पास होनी चाहिए। तो कभी कभी अगर अवस्था ऐसी आ जाए कि आपके पास करेंसी नहीं है तो उस स्थिति में भारत सरकार को क्या क्या नियम अपनाने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जारी रहे, अगर इंटरनेशनल करेंसी हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर हमें गोल्ड का काम आता है। तो गोल्ड का एक छोटा सा पहलू आपको समझाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर विदेश तक में गोल्ड का क्या महत्व है और उसमें भी अपने इंडियन करेंसी का क्या क्या मुद्दा है और क्या क्या रोल है, वो चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो, तो इधर आप ये मान के चलना, ये पूरी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक, ये पूरा इंडियन गवर्नमेंट है, और कहीं ना कहीं आप इसको मान लेना पूरे ये इंडियन सिटीजन है, यानी कि नागरिक है भारत के। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको किसान मानोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझ में आएगा। आप किसान मान सकते हो, यानी कि फार्मर मान सकते हैं, या आप पब्लिक कोई भी जनता की बात कर रहे हैं जो इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब होता है कि वस्तु और सेवाओं को क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो उपभोग करने वाले जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। कौन होते हैं? कंज्यूमर। और भारत में रहने वाले जो कंज्यूमर होते हैं वो आपके इंडियन होते हैं। क्या होते हैं? इंडियन। तो जाहिर सी बात है अगर इनको कोई भी सामान खरीदना होगा या खाना होगा तो जाहिर सी बात है इनके पास इंडियन करेंसी होगी। क्या होगा? इंडियन करेंसी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके पास तो इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी है, तो ये प्रॉपर अच्छे से क्या कर पा रहे हैं? उस चीज़ को खरीद पाएंगे, खा पाएंगे, जो भी करना है वो कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आती है ना, इंडिया में ही केवल इंडियन करेंसी का यूज़ होता है, लेकिन अगर बात विदेश की होने लग जाए, या आप सिंपल बोल सकते हो अगर ये कोई एक देश हो, जैसे मान लो एक रूस हो। क्या हो? रूस। अब रूस से अगर मुझे कोई भी सामान को बाई करना हो, खरीदना हो या बेचना हो तो मुझे अपने इंडियन करेंसी में उसको मैं नहीं खरीद सकता। तो कहीं ना कहीं या तो मेरे पास रूस की करेंसी होनी चाहिए। अगर रूस की करेंसी नहीं है तो फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज़ होना चाहिए जिसको खरीदने पे रूस को भी दिक्कत ना हो, मतलब बेचने पे, और हमें भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गोल्ड का सिस्टम आता है। क्या आता है? गोल्ड। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत में गोल्ड जो है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम से अपनाया जाता है। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? तो आपने इस चीज़ को अच्छे से देखा होगा, यहाँ पे समझा भी होगा कि जितनी भारत में करेंसी होती है उतना ही गोल्ड होता है। आप कह सकते हैं कि भारत में इतना गोल्ड होता है उतनी ही करेंसी मार्केट में लॉन्च की जाती है, ताकि सप्लाई करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अधिकांश पैसा होने की वजह से लोग एक दूसरे की बात भी नहीं सुनेंगे। अधिकतर मान लो नोट अगर गवर्नमेंट छापना चालू कर दे तो उस स्थिति में मालूम क्या हो जाएगा? हर किसी के पास पैसा होगा, फिर कोई काम नहीं करना चाहेगा, फिर इकॉनमी डेवलप्ड नहीं हो पाएगी। तो कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम की पॉलिसी भारत को अपनानी चाहिए। उतनी ही करेंसी होनी चाहिए जितना भारत में गोल्ड हो। तो आप बोलोगे चलो मान लिया कि जितनी करेंसी उतनी गोल्ड रखना चाहिए, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? तो आप इस चीज़ को आराम से समझेंगे। अब आप इस चीज़ को समझिएगा। देखो, ये इंडियन गवर्नमेंट है और इधर पूरा इंडियन पब्लिक है, ठीक है। और इधर मान लेता हूँ कोई एक कंट्री है, उस कंट्री का कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मान लो रूस। तो अब रूस में ये सिस्टम आया है यहाँ पे, आप समझते जाना कि इंडियन पब्लिक को कोई ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो उन्हें चाहिए। जैसे मान लो रूस से बहुत चीज़ें मंगा सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल समझने के लिए हम क्लॉथ मंगा रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? क्लॉथ। तो हमने जो किए वो रूस से हमने क्या मंगाया? क्लॉथ मंगाया, ठीक है, मतलब कपड़े मंगाए। अब ये कपड़े जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट मंगाई होगी, तो आपको ये चीज़ आराम से पता होगा ये अपने लिए तो नहीं मंगाई होगी, कहीं ना कहीं ये पब्लिक के लिए ही मंगाई होगी। तो आप अभी समझना, इंडियन गवर्नमेंट के पास मान लो रूस की करेंसी नहीं होती तो कहीं ना कहीं अगर इससे कपड़े लेते तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को इनको क्या करना पड़ता? कुछ पे करना पड़ता। चलो फॉर्म ऑफ गोल्ड पे किया। क्या किया? फॉर्म ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड को पे कर दिया, गोल्ड देके कपड़े ले लिए। अब गवर्नमेंट के पास ये सारे कपड़े आ गए तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको पब्लिक को दे दिया। तो पब्लिक गवर्नमेंट को गोल्ड नहीं देगी,
पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को इंडियन करेंसी देगी। क्या देगी? इंडियन करेंसी, मतलब इंडिया में जो मुद्राएं चल रही होंगी उसको वो देगा। तो उसने क्या किया, इसको दे दिए मुद्राएं। अब गवर्नमेंट कहेगी यार मेरे पास से तो गोल्ड गया, लेकिन मेरे पास जो आया वो क्या आया, तो मुद्राएं आई। क्या आई? मुद्राएं आई, इंडियन मुद्राएं। लेकिन इंडियन मुद्राएं अब दोबारा काम तो नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो समझते जाइएगा यहाँ ध्यान से। भारत की जो जनता होती है कोई ना कोई चीज़ का प्रोडक्शन करती है, जैसे मान लो कि प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पाद करती है, ठीक है, उत्पाद करेगी। अब उत्पाद अगर करती तो किस चीज़ कर सकती है, तो वैसे मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कृषि से, बस। अब कृषि से लेके चलता हूँ, तो अगर पब्लिक ने यानी कि इंडियन जो सिटीजन थे, नागरिक थे, उन्होंने क्या किया, वीट यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से वीट उगाया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया ना, इनसे वीट क्या करके खरीदेगी। तो जाहिर बात हो सकता है ऐसे बहुत से कंट्री होंगे जो भारत पे डिपेंड होंगे, जो भारत से क्या करना चाह रहे होंगे, वीट को खरीदना चाह रहे होंगे। तो भारत क्या करेगी, आप समझते जाइएगा ध्यान से, भारत इनको सेल करेगी। चलो मान लो जैसे वीट सेल किया, क्या किया, वीट। तो जाहिर सी बात है, मान लो छोटा श्रीलंका है, समझने के लिए बोल रहा हूँ तो ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप समझिए बस। तो श्रीलंका ने क्या किया, भारत से क्या खरीद लिया, वीट। क्या खरीदा, वीट। तो वीट खरीदने के बाद ये हुआ कि इसको भी कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा, तो इसने इसको क्या कर दिया, गोल्ड पे कर दिया। क्या कर दिया, गोल्ड। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, सरकार के पास वीट आया कहाँ से, तो आप बोलोगे पब्लिक ने इसको सरकार को दिया होगा वीट। तो सरकार ने इनको क्या दिया होगा, तो सरकार ने इनको फिर वापस कर दिया होगा मुद्रा, इनको गोल्ड नहीं देगी। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ से क्लॉथ खरीदा मैंने, गोल्ड दिया, बात समझ में आ रही है। फिर ये हुआ कि ये क्लॉथ इनको दिया गया, इनको दिया गया, देखो ना, क्लॉथ इनको दिया गया, तो उसके बदले इनसे क्या लिया गया, गवर्नमेंट ने पैसा, बैलेंस हो रहा है, इधर गोल्ड दिया तो इधर से पैसे लेकर बैलेंस कर दिए, इधर कपड़े दे दिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किए, अब यही मुद्रा इनको वापस करके इनसे क्या कर ली, वीट ले ली, और यही वीट इनको देकर इनसे क्या कर ली, गोल्ड ले ली। क्या ले ली, गोल्ड। तो ये पूरा जो आप प्रोसीजर समझ रहे हो, संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गोल्ड का कितना महत्व है, यदि आपके पास इंटरनेशनल करेंसी नहीं है तो। इंटरनेशनल करेंसी अगर आपके पास नहीं है, जिस देश से आप आयात और निर्यात करना चाहते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पास गोल्ड है, तो आपका देश का संचालन नहीं रुकेगा। और ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड अगर आप दोगे तो आपके पास करेंसी आ जाएगी, फिर आप करेंसी उनको दोगे तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, फिर प्रोडक्ट फिर बेचकर आप गोल्ड कमा लोगे। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गरिया में कहीं ना कहीं गोल्ड की बहुत ही आवश्यकता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि गोल्ड का क्या क्या रोल होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, छोटा सा एग्जांपल बताया। अच्छा लगे तो और वीडियोस देखेंगे, धीरे धीरे करके शॉर्ट वीडियोस है, हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा बनाएंगे।